हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा शानदार चल रही होगी और उसी शानदार पढ़ाई को और ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। सीरीज़ थी इन्वायरमेंट की, जिसमें हम शंकर आईएएस बुक को कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स, ठीक है। कोरल क्या होता है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। तो कोरल आपका दिखने में आपको प्लांट जैसा लग सकता है, आपको लग सकता है कुछ कलर आपके फ्लावर जैसे हो या फिर कुछ भी ऐसा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में वो प्लांट नहीं है, वो एक लिविंग एनिमल है। ठीक है, कोरल्स प्लांट नहीं है, वो लिविंग एनिमल है। कोरल क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। किसके साथ में? जूजेंथली एल्गी के साथ में। ठीक है, किसके साथ में रखना है, आपको याद रखना पड़ेगा, जूजेंथली। वो क्या है? एल्गी है। उसके साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, वो क्या करती है भाई? वो कोरल के ऊपर रहती है, कोरल को कलर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और क्या करती है? कोरल को कलर प्रोवाइड करती है और लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, और उसकी हेल्प से, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, उसकी हेल्प से कोरल्स अपना खाना बना पाते हैं। ठीक है, कोरल्स क्या करते हैं? कोरल्स इनको आपका कार्बोनेट प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। किसको? एल्गी को। सो गाइस, हमने देखा था कि हमारे जो कोरल रीफ्स हैं, ये क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। किसके साथ में? जूजेंथले के साथ में। लेकिन भैया क्वेश्चन ये अराइज होता है, इनको चाहिए क्योंकि ये साथ में रहे जूजेंथले के? ये अकेले भी तो रह सकते थे, क्यों भैया उसको अपने घर में जगह दे रहा है कि भाई जूजेंथले आओ, तुम भी हमारे साथ रहो? आखिर कर क्यों रहे उन्हें? देखो, दुनिया में कोई भी चीज हो रही है ना, सबको कोई ना कोई फायदा चाहिए होता है किसी ना किसी से। जूजेंथले और ये कोरल रीफ भी कोई अच्छे नहीं है, इनको भी एक दूसरे से फायदा चाहिए, तभी साथ में रह रहे हैं। अब क्या फायदा चाहिए है? अब कोरल रीफ जो है, कोरल्स हमारे जो हैं, उनके पास किसी चीज की कमी होती है जिसको जूजेंथले पूरा कर देते हैं, और जूजेंथले के पास में किसी चीज की कमी होती है जिसको कोरल पूरा कर देते हैं। इसीलिए, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, इसीलिए वो साथ में रह रहे हैं। अब भाई कौन क्या पूरी कर रहा है, किसकी कौन सी जरूरत पूरी हो रही है, वो हम देखते हैं। देखो, जूजेंथले क्या है? जूजेंथले एक एल्गी है। अब जब वो एल्गी है, उसके पास में क्या है? कलर है, उसके पास में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा? जूजेंथले खाना बनाने में, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। किसकी? कोरल्स की। क्योंकि कोरल्स के पास में अपना कोई कलर नहीं है, कोई क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो जूजेंथले क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने के बाद में जो फूड होता है, जो एनर्जी होती है, वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो प्रोवाइड करता है आपके कोरल्स को। ठीक है, कोरल्स इन रिटर्न क्या करता है? कोरल्स जो है वो देते हैं शेल्टर। ठीक है, घर देते हैं जूजेंथले को। तो इससे दोनों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। The tissues of corals themselves are actually not beautiful colors of coral but are instead clear। क्या बोला गया है कि आपके जो कोरल्स होते हैं, जो हमें इतने ब्यूटीफुल कोरल्स नजर आ रहे हैं, कोई पिंक है, कोई ऑरेंज है, कोई पर्पल है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, ये जो कोरल्स हैं, एक्चुअली में इनके पास कोई भी कलर नहीं होता है, या फिर बात कहें तो या तो कलरलेस होते हैं या फिर वाइट होते हैं। ये जो ब्यूटीफुल जो कलर्स इनको मिल रहे हैं, वो कलर कौन देता है? ये इतने ब्यूटीफुल कलर्स जो जो आपके कोरल्स को इतना ब्यूटीफाई कर देते हैं, वो आपके जो कलर्स हैं, वो जूजेंथले इनको प्रोवाइड करता है। जूजेंथले इनको ब्यूटीफुल बनाता है। फिर होस्ट जो है कोरल पॉलिप, वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट देते हैं, और साथ में क्या करते हैं? CO2 भी देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी देते हैं। किसको? आपके जूजेंथले को, जिससे कि फोटोसिंथेसिस होती है। अब बात करें कि ये जो कोरल्स होते हैं, ये क्या सब एक जैसे ही होते हैं या फिर इनके कोई टाइप्स भी हैं? तो कोरल्स जो है, इनके दो टाइप्स होते हैं। हार्ड कोरल्स होते हैं और सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, जैसे कि सी फेंस और गोर्गोनियंस। लेकिन बात करें जो पॉलिप्स, जो रीफ्स बनाते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं लोग, तो रीफ जो बनाते हैं वो कौन से आपकी कोरल्स बनाते हैं? तो हार्ड कोरल्स होते हैं। ओनली हार्ड कोरल्स ही अपनी रीफ्स बनाते हैं।
अब जो कोरल रीफ्स होती हैं ये बनाते कौन है? तो कोरल रीफ्स को बनाने वाले जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको हम पॉलिप्स बोलते हैं, और वो इन कोरल रीफ्स के अंदर रहते हैं। एज दीज पॉलिप्स थ्राइव, ग्रो, देन डाई, they leave their limestone skeletons behind. The limestone is colonized by new polyps. Therefore, a coral reef is built up of layers of these skeletons covered ultimately by living polyps. क्या बोला गया है कि जो पॉलिप्स हैं क्या करते हैं, ये वहाँ रहते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, वही जो रह रहा है, जो जिंदा है वो मरेगा भी, तो वो मरते भी हैं, फिर वहीं पर मर जाते हैं। मरने के बाद में क्या होता है कि उनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो बने हुए होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। वो स्केलेटन्स तो वहीं रह जाते हैं क्योंकि स्किन जो होती है उनकी वो डिके हो जाती है, बचते क्या है, स्केलेटन्स। तो स्केलेटन्स जहाँ पर वो रह रहे होते हैं वहीं पर रह जाते हैं। अब जो स्केलेटन्स वो बचे हैं उनमें नए पॉलिप्स आकर रहने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके कोरल रीफ्स हैं वो कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, जो आपके पुराने जो पॉलिप्स मरते गए उनके ही पूरे स्केलेटन्स का एक हीप है, पूरे स्केलेटन्स का एक ढेर होता है। क्या होता है, जिसमें आपके नए पॉलिप्स आकर रहने लगते हैं। पुराने पॉलिप्स मरते हैं, उनके स्केलेटन्स वहीं रह जाते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, मरते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं स्केलेटन्स, और पूरा एक ढेर लग जाता है वो स्केलेटन्स का, जिस पर आकर नए पॉलिप्स रहने लगते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसी को हम बोलते हैं ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स। अब ये जो कोरल रीफ्स बनते हैं, ये स्केलेटन्स के ढेर जो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं हमें, इनके कैसे शेप्स होते हैं? क्या ये सिर्फ एक ही शेप में बनते हैं? तो रीफ बिल्डिंग जो है ये आपकी अलग अलग शेप में हो सकती है। कोरल रीफ हो सकते हैं कि ब्रांच्ड हो, मतलब इसकी जैसे हमारे ट्री में कई सारी ब्रांचेस निकली होती हैं ऐसे ये बन जाए, या फिर टेबल की तरह बन सकते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े कप, ऐसा लगे कप रखे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसा लग सकता है इनको देखकर, या फिर बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े रॉक की तरह बन सकते हैं। मतलब क्या है कि अलग अलग शेप ये ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड शेप इनका नहीं होता है। While the majority of coral reefs are found in tropical and subtropical water, there are also deep water corals in colder regions. यहाँ से एक क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन था कि जो कोरल रीफ्स हैं क्या वो आपके कोल्डर रीजन्स में भी मिलते हैं? तो आंसर आपका है यस। कोरल रीफ्स आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानी में तो मिलते ही हैं। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इक्वेटर जिसमें आता है, वो पूरा एरिया आपका ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो उस एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, भाई इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ही आपका सन रहता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्म पानी होगा, तो वहाँ तो आपके कोरल रीफ्स मिलेंगे ही। लेकिन खास बात यह है कि कोरल रीफ्स डीप वाटर जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर भी मिलते हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो वहाँ पर तो जो ट्रॉपिकल आपके एरिया में आपके जो मिलता है कोरल रीफ्स, उससे भी ज़्यादा कोल्डर एरिया में आपको कोरल रीफ्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कोल्ड वाटर कोरल्स। वही क्या ठंडे पानी में कोरल्स मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे, किन हालातों में मिलेंगे, ये देखते हैं। कोल्ड वाटर कोरल्स इनहैबिट डीप कोल्ड वाटर। मतलब क्या है, जो कोल्ड वाटर कोरल, जैसे इनका नाम ही है कोल्ड वाटर कोरल्स, मतलब क्या है, ठंडे पानी में मिलेंगे। बहुत गहराई में अगर हम चलते जाते हैं तो पानी जो है वो ठंडा होता जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। अगर बहुत नीचे पानी तक पहुंचेंगे हम, तो वो जो डीप कोल्ड वाटर है जिसमें 39 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर ये कोरल्स हमें मिलते हैं। जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसने ये बताया है कि जो ट्रॉपिकल रीफ्स होते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में जो गर्म पानी है वहाँ पर जो रीफ्स मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें कोल्ड वाटर कोरल्स मिलते हैं पूरी दुनिया में। There are only about 6 different coral species associated in building with these reefs. The largest cold water coral reef is Rost Reef of Norway. क्या बोला गया है कि 6 डिफरेंट कोरल स्पीसीज हैं जो कि कोल्ड वाटर बनाती हैं, कोल्ड वाटर में रीफ्स बनाती हैं। और जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड वाटर कोरल रीफ है
वो नॉर्वे में मिलता है और उसका नाम है रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे। अब ये जो कोरल रीफ्स हैं इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं भाई, कहीं अपने अगर कोरल रीफ देखा तो हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये कोरल रीफ है, उसके क्या फीचर्स होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो पहली चीज़ वो मिलते हैं हमें शैलो ट्रॉपिकल एरियाज, मतलब क्या बहुत गहराई में नहीं मिलेंगे। जो कोल्ड वाटर वाले हैं वो तो गहराई में मिलते हैं, वो तो आपका एक स्पेशल केस है, लेकिन नॉर्मली जो हमें कोरल रीफ्स मिलेंगे वो शैलो एरियाज में मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं होगा। दूसरी चीज़ ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेंगे, मतलब क्या है, जो वहाँ का पानी होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। उसके बाद में ऐसे एरिया पर मिलेंगे जहाँ पर सी वाटर जो है वो क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और वार्म होना चाहिए, ठीक है, क्लीन एंड क्लियर एंड वार्म। द कोरल रीफ कवर इन इंडियन वाटर्स। अब अगर बात करें इंडिया में, तो क्या इंडिया में भी इतने ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स मिलते हैं? तो हाँ, इंडिया के जो पानी है वहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स मिलते हैं। कितने एरिया में मिलते हैं? तो लगभग 19,000 स्क्वायर किलोमीटर में, इतने बड़े एरिया में हमारे इंडिया के पानी में कोरल रीफ्स मिलते हैं। कोरल रीफ्स आर one of the most productive and complex coastal ecosystem with high biological diversity। जो कोरल रीफ्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है, जितना आप सोच नहीं सकते उतनी ज़्यादा स्पीसीज एक जरा से, ये आपका जो कोरल रीफ है ये स्केलेटन का ढेर है, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये बहुत हाई होती है। The high productivity is owing to the combination of its own primary production and support from its surrounding habitat। अब भाई इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती ही क्यों है? तो ये प्रोडक्टिविटी हाई इसलिए होती है क्योंकि पहली चीज़ तो इसमें जो आपका कोरल रीफ है इसके अंदर ही बहुत सारी प्रोडक्शन चल रहा है भाई, वहाँ हो रही है। दूसरी चीज़ जो सराउंडिंग है इसकी, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो स्पीसीज रह रही हैं, उसका भी प्रोडक्शन इसमें ऐड हो जाता है। Reef building corals are a symbolic association of polyps and zooxanthellae। ये तो हम शुरू से पहली स्लाइड से भी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि क्या है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जूजेंथेले एक एल्गी है और आपके कोरल एनिमल जो है पॉलिप्स, इनके बीच में ये जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं, जैसे कि हमने अभी बिल्कुल देखा कि क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है पॉलिप्स और जूजेंथेले के बीच में। ये तो अब तक याद ही हो गया होगा भाई, इतने बार पढ़ चुके हैं कि पॉलिप्स और जूजेंथेले के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा हो रहा है, एक दूसरे से जरूरत है, इसीलिए एक साथ में रह रहे हैं। अब बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जो कोरल्स है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कोरल्स आर जनरली फास्ट ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ एनिमल्स व्हाइल जूजेंथेले आर स्लो ग्रोइंग प्लांट्स। और हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई दोनों सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे भाई प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो होते हैं, एनिमल जल्दी ग्रो जाते हैं, लेकिन हम वहां पर क्या कराएंगे भाई, मिस्टेक कराएंगे, अपना जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत कराएंगे। क्यों? क्या है कि जो कोरल्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, वहीं पर बात करें जूजेंथेले की तो वो फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है कि क्या, कि कोरल्स आर जनरली स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ एनिमल्स, वाइल बात करें जूजेंथेले की तो फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट, even though corals live in nutrient poor waters, their capability to recycle the scarce nutrients is enormous। क्या बोला गया है, जो कोरल्स हैं वो वैसे तो रहते हैं ऐसे पानी में जहाँ पर न्यूट्रिएंट भी कम है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कहाँ ज़्यादा होते हैं, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, जहाँ पे आसपास के इलाके से आपके जो एग्रीकल्चरल लैंड है, आपकी जो इंडस्ट्रीज है, घर है, वहाँ से सीवेज है, वहाँ से गंदा गंदा जो पानी आ रहा है हमारे लिए गंदा, लेकिन उस वाटर बॉडी के लिए क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। लेकिन कोरल्स कैसे में रह रहे हैं, ऐसे पानी में जो कि क्लीन है, क्लियर है और वार्म है, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट तो कम होंगे। लेकिन बात क्या है कि जो कोरल्स हैं उनके पास में इनॉर्मस कैपेसिटी होती है जो कम न्यूट्रिएंट्स है उनको रिसाइकल करने की। इन कोरल रीफ इकोसिस्टम मैनी इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, plants live in close association to corals with tight resource coupling and recycling, allowing coral reefs to have extremely high productivity and biodiversity such that they are referred to as the tropical rainforest of the oceans।
क्या बात की गई है कि जो कोरल रीफ इकोसिस्टम है, यहाँ पर बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे प्लांट्स सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। जो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, लेकिन फिर भी उसमें काम चला रहे हैं, सब उसको बहुत जल्दी जल्दी रिसाइकिल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, हाई प्रोडक्टिविटी है, हाई बायोडाइवर्सिटी है। तो इसीलिए कभी कभी हम इनको बोल देते हैं क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन, क्योंकि हमने अभी पहले अपना जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन बात अगर हम यहाँ पर कोरल रीफ की करें तो कोरल रीफ में क्योंकि ये सब हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हाई है, बायोडाइवर्सिटी हाई है, इसीलिए हम इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस क्या है, ठीक है, किसको बोला जाता है, देन यू हैव टू आंसर दैट द कोरल रीफ्स आर नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। अब बात करते हैं कि आपके जो कोरल रीफ्स हैं उनकी क्या लोकेशन है और उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन और उनकी लोकेशन को इस स्लाइड में हम समझेंगे। द कोरल रीफ्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशंस इनटू फ्रिंजिंग, पैच, वेरियर एंड अटोल। जो कोरल रीफ्स हैं जो कि उनकी लोकेशन के आधार पर कि वो किस तरीके से मिल रही हैं, कौन सी लोकेशन में मिल रही हैं, उनको हमने क्लासिफाई किया है 4 तरीके से, फ्रिंजिंग, पैच, वेरियर एंड अटोल, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ्स कौन सी होती हैं, तो फ्रिंजिंग रीफ्स आर contiguous with the shore and they are the most common by occurring reef form found in Andamans, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ्स कैसी होती हैं, जो आपके शोर पर मिलती हैं, मतलब क्या है कि आपकी जो लैंड और सी है उसके बीच में क्या है, लैंड जहां पर खत्म हो रही है, सी स्टार्ट हो रही, तो वो जो आपका बॉर्डर है वहां पर वो लैंड से ही अटैच्ड आपको मिलेंगी, लैंड से अटैच्ड मिलती हैं, वहीं पर एकदम से ग्रो बहुत सारे हो जाते हैं, वो होती है फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान जो है, अंडमान्स में कौन सी तरीके के रीफ्स मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, देन यू हैव टू आंसर कि कोरल रीफ्स मिलते हैं और वो भी फ्रिंजिंग कोरल रीफ्स मिलते हैं। अब पैच रीफ्स कौन से होते हैं, पैच रीफ्स आर आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूअस पैचेस lying shoreward of offshore reef structures as seen in the Parkway, Gulf of Mannar and Gulf of Kutch। तो पैच जैसे आपको पता ही कहीं पर पैच पड़ा है, क्या हम लोग बोलते हैं पैची है, कि पैच है, इस चीज का पैच है, उस चीज का पैच है, ये बोलते हैं ना, वैसा ही ये समझ लो कि कोरल रीफ्स का पैच है। अब फ्रिंजिंग में हमने क्या देखा था कि जो फ्रिंजिंग कोरल रीफ्स थे वो आपके लैंड से अटैच्ड थे, वो जो लैंड और सी का वाटर था उससे अटैच्ड थे। लेकिन अब पैच जो है, पैच हो जाएंगे उससे अलग। तो पैच क्या है, पैच है आइसोलेटेड, भैया ये लैंड से अटैच नहीं है, ठीक है, ना ही पानी से अटैच है, ये अलग है, ठीक है, पानी के अंदर तो है लेकिन अलग है, अटैच्ड नहीं है। डिसकंटिन्यूअस पैच है, पैच मीन्स क्या होता है कि भाई कहीं कहीं पर मिले कोई चीज, राइट। तो पैच क्या है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, और अलग है, ठीक है, आपकी जो शोर है उससे अलग है। कहाँ मिलेंगे, पाकवे में मिलेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलेंगे एंड गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हमारा तैयार हो जाता है कि हमारे जो ये रीफ्स है, पहली चीज अंडमान में मिल रहे हैं, पाकवे में मिल रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में भी मिलते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलते हैं। अब बात करें बैरियर रीफ की, तो बैरियर रीफ कैसे होते हैं, बैरियर रीफ्स आर लीनियर ऑफशोर रीफ्स स्ट्रक्चर्स दैट रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन एंड अराइज फ्रॉम सबमर्ज्ड शेल्फ प्लेटफॉर्म्स। अब जैसे पैच क्या था, ये बिल्कुल पैच जैसे ही होते हैं लेकिन बस एक डिफरेंस होता है। देखो फ्रिंज जो थे, फ्रिंजिंग उसमें क्या था, उसमें तो वो अटैच्ड थे, पैच में वो अलग हो गए थे और टुकड़े टुकड़े में मिल रहे थे, कहीं कहीं पर मिल रहे थे। अब बैरियर में क्या होगा कि कोस्ट लाइन से अलग भी है, ठीक है, और कोस्ट लाइन के पैरेलल चलेंगे, लेकिन पैच में वो टुकड़ों में मिल रहे थे, ये पूरी लाइन चलती जाएगी, ठीक है, कोस्ट लाइन के साथ साथ पैरेलल लाइन चलती जाएगी, टुकड़े नहीं होंगे, सीधे लाइन चलती जा रही है कोरल रीफ की, ठीक है।
द वाटर बॉडी बिटवीन द रीफ एंड द शोर इज टर्म्ड एज लगून। अब लगून आपने सुना ही है, कई बार हमने पढ़ा है लगून के बारे में। तो लगून क्या है, जो आपकी कोरल रीफ्स है और आपकी जो लैंड है, ठीक है, कोस्ट लाइन है, उसके बीच में जो पानी फंस गया बीच में, वो आपका लगून है। ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें निकोबार में और लक्षद्वीप में, ठीक है। अंडमान में कौन से मिल रहे हैं, फ्रिंजिंग, लेकिन हमें निकोबार में कौन से मिल रहे हैं, बैरियर, ठीक। अटोल्स क्या है, अब अटोल्स आर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर रीफ्स दैट अराइज फ्रॉम सबसीडिंग sea floor platforms as coral reef building keeps ahead of subsidence। देखो अटोल्स क्या है, अटोल्स कहते हैं तुम सब लाइन बनाओ, कोई पैचेस बनाओ, कोई जुड़े रहो, हमें मतलब नहीं है, हम तो वही अलग ही बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये गोल गोल पूरा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, किसी से जुड़े उड़े नहीं है, ये क्या है, सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर रीफ्स होते हैं, ये बना लेते हैं खुद को, ठीक है। ये इनकी पहचान है। ये कहाँ मिलेंगे हमें, लक्षद्वीप में और निकोबार में, जहां पर वेरियर मिल रहे थे वहीं पर ये भी मिलते हैं। When the reef building do not keep pace with subsidence, reefs become submerged banks as seen in लक्षद्वीप। अब क्या है कि रीफ उतना नहीं बनती है, ठीक है, रीफ जो है वो बन नहीं पा रही है, खत्म होती जा रही है, कोई डूब जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि वहाँ की जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो नीचे को डूब रही है, वहाँ की जो आपकी एरिया है वो लैंड है वो नीचे डूब रहा है, तो क्या होगा, वो डूब रहा है, लेकिन रीफ उतनी जल्दी से ऊपर नहीं बन पा रही है, तो क्या होगा कि रीफ भी साथ में डूब जाएंगी। अगर वो उतनी जल्दी से और ऊपर बनती जाती तो वो नहीं डूबती, लेकिन जो नीचे से लैंड अब डूब रही है, रीफ ऊपर और बन नहीं पा रही, तो रीफ जो है वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। और उसको ऐसी हमें ये डूबी हुई कोरल रीफ्स कहाँ मिलेंगी, पानी के अंदर, वो मिलेंगी लक्षद्वीप में। Sea grasses grow on Kavaratti Atoll. Mangroves are prevalent on Andaman and Nicobar coral reefs. जो कवरती एटोल है वहां पर क्या है, उसके ऊपर, अब एटोल मीन्स क्या है कि भाई कोरल रीफ है, ठीक है। तो कवरती एटोल जो है उसके ऊपर क्या ग्रो हो चुका है, सी ग्रासेस हमें देखने को मिलेंगी। और अंडमान एंड निकोबार की जो कोरल रीफ्स है उसके ऊपर हमें मैनग्रोव्स, पूरे मैनग्रोव्स ग्रो करे हुए मिलेंगे। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है कि सी ग्रासेस किसके ऊपर मिल रही हैं, कवरती अटोल के ऊपर, और मैनग्रोव्स किसके ऊपर मिल रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार कोरल रीफ्स के ऊपर मिल रहे हैं। Among the 4 major reef areas of India, Andaman and Nicobar Islands are found to be very rich in species diversity, followed by the Lakshadweep Island, the Gulf of Mannar, finally Gulf of Kutch। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किस तरीके से कि हमें क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी दे सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि स्पीसीज डाइवर्सिटी के आधार पर आपको ये जो कोरल रीफ्स के नाम दे रखे हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, कि मतलब सबसे ज़्यादा आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, फिर उसके बाद में, उसके बाद में, उसके बाद में, ऐसे। तो सबसे पहले आपको लगाना है अंडमान निकोबार, उसके बाद में लक्षद्वीप, देन गल्फ ऑफ मन्नार, देन गल्फ ऑफ कच्छ। सबसे कम हमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी वो मिलती है गल्फ ऑफ कच्छ में, उससे ज़्यादा मिलती है गल्फ ऑफ मन्नार में, उसके बाद उससे ज़्यादा मिलती है लक्षद्वीप में, और सबसे ज़्यादा हमें जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो मिलती है अंडमान एंड निकोबार में। अब बात करें कि जो कोरल रीफ्स हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं भाई, क्या बैठकर सिर्फ रीफ्स ही बनाती रहती हैं, फिर कोई काम भी करती हैं, क्या काम होते हैं इनके। तो कोरल रीफ्स आर नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स अगेंस्ट इरोजन एंड स्टॉर्म सर्ज। अब ये तो कॉमन पॉइंट हम देख सकते हैं, जितने भी, चाहे मैनग्रोव्स की बात कर लो, चाहे आप कोरल रीफ्स की बात कर लो, सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है, क्या, या फिर वेटलैंड्स की बात कर लो, क्या कॉमन आ रहा है कि जो कोरल, अब कोरल रीफ्स की बात कर लो या फिर इन सब की वेटलैंड्स की बात करो या फिर आपके मैनग्रोव्स की बात करो, सब में ये चीज़ कॉमन है कि भाई इरोजन और स्टॉर्म से हमको बचाती है, ठीक है। आपका जो लैंड है वहाँ का, उसका सॉइल इरोजन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ अगर स्टॉर्म आ रहा है तो उसकी स्पीड कम कर देंगे ये, ठीक है। पहला फंक्शन तो इनका ये है। दूसरी चीज़, कोरल एनिमल्स जो हैं वो प्लैंकटन को कैप्चर कर लेते हैं, मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर कर लेते हैं, ये दूसरा फंक्शन हो गया।
उसके बाद में सबसे ज़्यादा बड़े ये कैल्शियम कार्बोनेट के प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसके बाद ये क्या है, मैनग्रोव्स के जो फंक्शंस है वो भी ये पूरे कर सकते हैं। उसके बाद और क्या है कि ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे जो एनिमल्स है, बहुत सारे बर्ड्स है, बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, उन सबको घर प्रोवाइड कर रहे हैं, हैबिटाट दे रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द थ्रेट्स विच द कोरल रीफ्स आर फेसिंग। भाई कोरल रीफ्स जो हैं उनको कोई खतरा भी है क्या? क्या उनको नुकसान पहुंच रहा है? क्या वो खत्म हो रहे हैं? और हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? ठीक है, तो थ्रेट्स क्या हैं? दो तरीके के कॉजेज हो सकते हैं जिनसे उनको खतरा हो सकता है। एक है नेचुरल कॉजेज, दूसरे हैं एंथ्रोजेनिक कॉजेज। नेचुरल भैया जो हो रहा है, प्रकृति कर रही है भैया, हो रहा है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एंथ्रोजेनिक कॉजेज क्या है, जो हम जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के कारनामों की वजह से, हम लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, उनकी वजह से उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो पहले देखते हैं नेचुरल कॉजेज क्या है। नेचुरल कॉजेज में बी ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ रीफ डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म्स, ब्लीचिंग्स एंड डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल सिम्बायोटेंट्स। मतलब क्या है, नेचुरली कुछ भी हो रहा है, नेचुरली आपकी रीफ जो है डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, चाहे उनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई हो, या फिर जो इसेंशियल उनको जैसे जूज़ैंथले चाहिए थे, जूज़ैंथले की कमी हो गई है, इस तरीके की कोई भी कमी हो गई है, तब हो सकता है कि वो आपकी कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचाए, कोरल रीफ्स आपके खत्म होने लगेंगे। दूसरी चीज़ हमारे कारनामे, जैसे कि केमिकल पोल्यूशन भाई हमने फैला दिया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, कॉस्मेटिक्स का खूब यूज़ कर रहे हैं भाई, अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर लगाने हैं भाई, सबको गोरा दिखना है, ठीक है, सबको बहुत स्मार्ट दिखना है, तो उसके लिए पता नहीं कितने ज़्यादा केमिकल्स का हम यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं कितने हार्मफुल केमिकल्स को हम अपने फेस पर, अपने बॉडी पर लगा कर बैठ जाते हैं, कहते भाई वाह हमने आज मेकअप कर लिया, हम तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ब्यूटीफुल हम नहीं लग रहे हैं, हमने खुद का नुकसान क्या किया है। और जो ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स थे उनको भी खत्म करने के लिए हम ये अपना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है, मतलब क्या, केमिकल्स का यूज हो रहा है भाई, हर चीज में केमिकल, इवन जो हम अब खा रहे हैं खाना उसमें भी केमिकल्स घुसेड़ रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हम केमिकल्स काफी यूज कर रहे हैं, भर भर के यूज कर रहे हैं, उससे हर जगह हमें नुकसान पहुंच रहा है, हमारे जो ब्यूटीफुल कोरल रीफ्स है उनको ही पहुंच रहा है। उसके बाद इंडस्ट्री से पॉल्यूशन, भाई इंडस्ट्री में कुछ भी बनता है तो बहुत सारा, जितना का बनता नहीं उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उससे ज़्यादा वेस्ट क्रिएट होता है। सारा वेस्ट क्या करते हैं, ले जाते हैं जल्दी से जाकर वाटर बॉडी में घुसेड़ देते हैं। क्या होगा भाई, कोरल रीफ्स पास में थी, वो तो इतने पॉल्यूशन में रह नहीं पाएंगी, मर जाएंगी। उसके बाद मैकेनिकल डैमेज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स लोडिंग और सेडिमेंट, मतलब सेडिमेंटेशन काफ़ी हो रहा है, बहुत सारी जो सिल्ट है वो वहाँ पर बैठ जाती है, तो इससे क्या होगा, वाटर बॉडी खराब हो जाएगी, वेटलैंड्स खराब हो जाएंगे, कोरल रीफ्स भी मर जाएंगी। उसके बाद ड्रेजिंग है, शिप्स चलानी है भाई, पहले इतनी शिप्स नहीं चलती थी, अब तो भैया मोटर बोट्स चल रही हैं, शिप्स चल रही हैं, बड़ी बड़ी शिप्स चल रही हैं, ऑयल स्पिल हो रहा है उससे, ठीक है, ये भी, इससे भी क्या हो रहा है, कोरल रीफ्स खत्म होती जाएंगी। टूरिज्म, अब इतनी ब्यूटीफुल कहीं पर कोरल रीफ्स हैं तो हमें तो चैन पड़ेगा नहीं, हम जाएंगे देखने, उनको देखने जाएंगे तो क्या करेंगे, अब वहाँ पर देखने जाएंगे तो ये नहीं कि भैया अच्छी हैं चलो देख लिया और बस शांति से चले आए, अब वहाँ पर हम खाएंगे चिप्स खाएंगे, वहाँ पर हम कोक पियेंगे, वहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, उसके बाद में कई सारी बहुत सारी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे वहाँ पर, और खुद तो चले आएंगे लेकिन अपने द्वारा बनाए गए कूड़ा कचरा वहीं पर छोड़ आएंगे, भाई वो भी लेकर आओ साथ में, लेकिन नहीं, हम उसको वहीं पर छोड़ आएंगे। अब वो पन्नी है वहाँ पर हमने फेंक दी, ठीक है, वहाँ पर वाटर की बॉटल फेंक दी है, तो क्या होगा, वो सब जाकर आपके कोरल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। और ज़्यादा क्या करेंगे, हम इंटेंसिव फिशिंग करेंगे। हम भैया है लालची इंसान, हमें क्या चाहिए, हमें तो थोड़ा पैसा मिले तो उसमें काम चल नहीं रहा है, हमें तो और ज़्यादा कमाना है और कमाना है, तो थोड़ी फिशिंग करके हमारा काम चल रहा था, लेकिन अब हम तो इंटेंसिव फिशिंग करेंगे, जितना भर भर के फिशिंग करेंगे, ट्रॉलर्स का भी यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपके जो कोरल रीफ्स है उनको नुकसान पहुंचता है, इनफैक्ट कोरल रीफ्स बेचारे मर ही जाते हैं। ये सब खतरे हैं कोरल रीफ्स को। और इसी के साथ हम अपने प्रवचन को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको कोरल रीफ्स के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया देन आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना क्यों है, जिससे कि जब आपको इसका आगे वाला पार्ट मिले तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप उसको देखें और ज़्यादा स्मार्ट बन जाए, बड़ा बड़ा नॉलेज ट्रेजर हंटर्स टाइप ना करना पड़े। ओके, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और पढ़ाई अच्छी चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।